हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष जोशी आपके लिए फिर से एक वीडियो सेशन लेकर आया हूं, जिसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। जिसके अंदर राजस्थान जीके के अलावा जो भी पोर्शन आएगा, जैसे भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान, कंप्यूटर, हिंदी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान एवं भारत की आर्थिक समीक्षा एवं करंट अफेयर, जो भी मैटर इससे राजस्थान जीके के अलावा जीके का जो पार्ट है उसके लिए एक वीडियो सेशन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल एम के जोशी ऑनलाइन स्टडी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही लगातार सभी भर्ती प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए लगातार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तथा आपने यदि टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अलावा साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिनको टॉपिक वाइज साइंस के ऑनलाइनर क्वेश्चन डाल रखे हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। यदि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कक्षा 6 से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनमें से जो उनका आंसर किस प्रकार सटीक आंसर होता है वह उसमें लिखकर बताया गया है। तो आपने यदि नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। तो आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। झारखंड में गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ बहती है? झारखंड के अंदर जो नदियाँ बहती है उनमें गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक तथा कोसी नदी। गंडक और कोसी नदी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वह झारखंड राज्य में बहती है। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं वैसे? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, केन, चंबल, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन झारखंड में जो सहायक नदी बहती है वह केवल गंडक और कोसी नदी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, केन, चंबल, सोन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की और औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है यह हमें बताना है। 52.37 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? ऑप्शन ए 52.37 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र के कितने भाग पर वन होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र के या राजस्थान के क्षेत्र के या भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 1/3 क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, यानी 33.33% वन होने चाहिए। राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 33% क्षेत्र पर लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाली समुद्री तूफानों को किस चक्रवात के नाम से जाना जाता है? भारत में आने वाले समुद्री तूफानों को किस चक्रवात के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतर फैला हुआ है और भारत के अंदर अधिकतर जो तूफान आते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है, यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटराइट मृदा को लाल मृदा कहते हैं या मोलिसोल मृदा भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी है जो ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। भारत का जो
दक्षिण का हिस्सा है इस प्रकार, उसमें इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, यह सभी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं? अभी अपने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर 1/3 भूभाग पर वन फैले हुए होने चाहिए, किंतु एक्चुअल में कितने वन है जो भारत के क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैले हुए हैं? तो 22.02 क्षेत्रफल पर भारत के वन फैले हुए हैं, जबकि 33% एरिया के अंदर, 33% क्षेत्रफल के अंदर कुल वन होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी खंडगिरी प्रमुख गुफाएं किस क्षेत्र में स्थित है? उदयगिरी और खांडगिरी, उदयगिरी और खांडगिरी प्रमुख गुफाएं किस क्षेत्र में हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के अंदर यह प्रसिद्ध गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मालाबार तट। मालाबार तट को कहते हैं, कन्याकुमारी से गोवा के बीच का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस क्षेत्र से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्पी क्षेत्र से। हम्पी से भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1525 ईस्वी के अंदर पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर से हार जाते हैं और यहीं लोधी वंश का पतन हो जाता है और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है इसी युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली किसने शुरू की थी? भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली किसने शुरू की थी? मूल्य नियंत्रण की प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के अंदर मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासन हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 राजवंश। 5 राजवंश कौन कौन से थे? दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों का शासन हुआ था, जिसके अंदर प्रथम राजवंश था गुलाम वंश, जिसका स्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश बना था। प्रथम राजवंश कौन सा हो गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश में प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद में इल्तुतमिश बना था। नेक्स्ट इसमें आया था खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश का शासन हुआ था। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश और अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। 5 राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ था। प्रथम गुलाम वंश, द्वितीय खिलजी वंश, तृतीय तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम 5वां लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दरबार के अंदर जितना भी कार्य होता था वह सभी फारसी भाषा के अंदर होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के छठे ब्रिक्स ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स संस्करण अनुसार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बरकत व द सन अबव मी नेवर सेट्स, बरकत मूवी को और बरकत के अलावा द सन अबव मी नेवर सेट्स, ये दोनों फिल्में हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के छठे ब्रिक्स संस्करण में। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के द्वारा यह
सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था, जिसके अंदर पहली फिल्म है बराकत और दूसरी फिल्म है ये द सन अबव मी नेवर सेट्स। इन दोनों को संयुक्त रूप से साझा पुरस्कार दिया गया था। बराकत मूवी है जो फिल्म है जो ब्राज़ील की है, और द सन अबव मी नेवर सेट्स यह रशियन मूवी है, जिसको बराकत मूवी है जो साउथ अफ्रीका की है, और द सन अबव मी नेवर सेट्स है जो रसिया की है, रूस की मूवी है, जिनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। बराकत साउथ अफ्रीका की और द सन अबव मी नेवर सेट्स रूस की, रसिया की। ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन और एस फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इस 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत किन 2 स्थानों को तीर्थ यात्रा में जोड़ने की घोषणा की है? हाल ही में किन 2 तीर्थ स्थानों को तीर्थ यात्रा में जोड़ने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार ने आगरा को नहीं जोड़ा है, करतारपुर साहिब तथा वेलंकनी चर्च को जोड़ा है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के अंदर है, वेलंकनी चर्च है जो तमिलनाडु के अंदर है। इन दोनों स्थानों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना में जोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का किस देश के साथ 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था? हाल ही में भारत का किस देश के साथ 21वां शिखर सम्मेलन हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस के साथ हुआ था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अभी पिछले कुछ दिनों में भारत की यात्रा पर रहे थे, जिनके साथ 21वां शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 के 6ठे संस्करण आयोजन वर्तमान में किया गया था। यह किन के बीच हुआ था? संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 भारत व फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शक्ति शब्द से संबंधित सैन्य अभ्यास हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। भारत व श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है, और जबकि केवल शक्ति की बात करें तो भारत व फ्रांस के बीच में होता है। भारत व श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, भारत व फ्रांस के बीच में होता है केवल शक्ति। भारत व नेपाल के बीच में जो संयुक्त अभ्यास होता है उसको सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास कहते हैं, सूर्य किरण नाम से होता है। भारत व चीन के मध्य होता है हेड इन हेड, हेड इन हेड, हेड इन हेड। भारत व चीन के मध्य हेड इन हेड। भारत व श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, भारत व फ्रांस के बीच में शक्ति, और भारत व नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम से संयुक्त अभ्यास किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 कहाँ बनाया गया था? अभी हाल ही में आयुर्वेद पर्व बनाया गया था दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर यह आयुर्वेद पर्व बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम कोरोना को एक आपदा महामारी के रूप में घोषित किया था? कोरोना को एक आपदा महामारी के रूप में घोषित किया था हरियाणा ने। ठीक है, कोरोना का प्रथम जो केस आया था वह केरल के अंदर आया था। राजस्थान के अंदर प्रथम कर्फ्यू लगा था। पंजाब के अंदर संपूर्ण कर्फ्यू, विधिवत रूप से जो कर्फ्यू लगाया गया था वह पंजाब में सर्वप्रथम लगाया गया था। राजस्थान में कर्फ्यू लगा था, लेकिन पंजाब में विधिवत रूप से संपूर्ण कर्फ्यू सर्वप्रथम पंजाब में लगा था। केरल में सर्वप्रथम केस आया था, जबकि हरियाणा राज्य ने कोरोना को एक आपदा महामारी के रूप में सर्वप्रथम घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन बने थे? गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में भारत के मुख्य अतिथि बने थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? भारत के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? तो यह होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट को। रेगुलेटिंग एक्ट 21 जून 1773 को लागू किया गया था।
21 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1784 में लागू किया गया था। चार्टर्ड अधिनियम है जो 1853 में लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम भारत में पूर्ण सरकार उत्तरदायी सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1973 वाला साबित हुआ 21 जून 1773 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों के अंदर कौन शामिल नहीं थे अपने को ये बताता है। 7 सदस्यों में से इनमें से 4 में से कौन शामिल नहीं थे? दोस्तों, B.R. अम्बेडकर तो शामिल थे, वो अध्यक्षता के रूप में थे। B.R. अम्बेडकर एकदम सही ऑप्शन है। इसमें कौन सा एक गलत है जो सदस्य शामिल नहीं था, हमें उसका आंसर बताना है। पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ जो शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी इस समिति के अंदर शामिल नहीं थे। इन 7 सदस्यों की प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। 7 सदस्य कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, उसके अलावा T. कृष्णामाचारी, N. माधव राय और N. माधव राय के अलावा जो 4 सदस्य और थे उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। N. गोपालास्वामी अय्यर, N. गोपालास्वामी अय्यर के बाद में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला थे। कौन कौन हो गए? 7। B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में, T. कृष्णामाचारी सदस्य, N. माधव राय सदस्य और उनके अलावा N. गोपालास्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला भी थे। 4 और 3 7 सदस्य इस समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, कठोर व लचीला मिश्रण है, एकदम लचीला है। दोस्तों, भारत का संविधान न तो कठोर है ना ही लचीला है, मतलब कठोर व लचीला दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 क। अनुच्छेद 213 क इसका राइट आंसर है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद 213 क के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, अनुच्छेद 153 क्या है यह मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 53 के अंदर 153 के अंदर भारत का या भारत के किसी भी राज्य में कोई राज्यपाल होगा, इसकी कंडीशन दी हुई है कि एक राज्यपाल होना चाहिए। यह 153 में लिखा हुआ है। इसके बाद में अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल द्वारा क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल किसी को दंड दिया गया तो उसके दंड को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड है वह राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान कर सकता है, किसी दंड को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड माफ करने के लिए केवल राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट इसमें है अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल की कुल शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का बात की जाए तो अनुच्छेद 213 का एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वित्तीय विधेयक किसकी पूर्व अनुमति बिना राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? कोई भी वित्तीय विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानमंडल में वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल एकदम राइट आंसर होगा। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह कौन फाइनल करता है? यह विधानसभा अध्यक्ष फाइनल करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, यह फाइनल करता है विधानसभा अध्यक्ष, जबकि वित्त विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। विधानमंडल के गत सत्र के अंतिम दिन तथा आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तिथि के बीच अधिकतम कितना समय रखा जा सकता है? एक विधानसभा सत्र समाप्त हो जाता है, दूसरे का निर्वाचन होता है, दोनों के बीच में जो प्रथम बैठक होती है, दूसरे निर्वाचन के बाद नया विधानमंडल जो तैयार होता है उसकी जो प्रथम बैठक होती है और अंतिम विधानसभा की जो
बैठक अंतिम दिन होता है, अंतिम विधानसभा का अंतिम दिन होता है, उन दोनों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय रखा जा सकता है। 6 माह से अधिक समय नहीं निकाला जा सकता। 6 माह होने से पूर्व एक बैठक का आयोजन करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कारक बताना है। कारक कौन सा है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता कारक होगा, कर्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? समता दर्शाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा को और मुख को एक समान दर्शाया गया है। इसमें उपमा होती है चंद्रमा के समान, मुख को चंद्रमा के समान उपमा दी गई है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति होगी ऑप्शन डी, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अहोरात्र एकदम सही शब्द है, अधीन एकदम सही शब्द है, मारुति भी सही शब्द है, अहिल्या शब्द गलत है, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, अहिल्या। अहिल्या है के नीचे हलंत लगाते हैं, अहिल्या सही शब्द होगा, अहिल्या नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य सही है, अन्याय भगवान के विरुद्ध कार्य यह गलत है, अन्याय भगवान के विरुद्ध कार्य नहीं कह सकते, अन्याय होता है न्याय के विरुद्ध कार्य, न्याय के विरुद्ध कार्य भगवान के विरुद्ध कार्य नहीं होगा, अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। बहुमूल्य होता है अधिक मूल्य वाला, जिसको मूल्य देकर खरीदा जा सके, चाहे मूल्य कितना भी लगे। अमूल्य, जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकते, कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकें, मतलब वह अमूल्य है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? एकार्थक का अनेकार्थक सही है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु भी कह सकते हैं, गौरव का लाघव भी सही है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता, गौरव का लाघव सही है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, न कि औपचारिक। किस शब्द में ऊ प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ऊ प्रत्यय नहीं है? झाड़ू में सही है, बाजारू में सही है, दिखाऊ में दिखाऊ में सही है, दिखाऊ और खाऊ में से होगा, खाऊ सही है, दिखाऊ गलत है। दिखाऊ में औ प्रत्यय होगा, दिखाऊ दिख प्लस औ, दिखाऊ। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर होगा। बाकी सभी तीनों के अंदर ऊ प्रत्यय लगा हुआ है, झाड़ू बाजारू खाऊ। दिखाऊ के अंदर औ प्रत्यय है, न कि ऊ प्रत्यय। नेक्स्ट, किस शब्द में बै उपसर्ग नहीं है? बै उपसर्ग नहीं है, बै दस्तूर सही है, बाकायदा, बाकायदा में बा उपसर्ग है, बै शर्त सही है, बैतौर भी सही है। 41 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास मतलब जो दो शब्द दिए गए होते हैं उनका बराबर परस्पर अर्थ होता है तथा बराबर प्रतिरोध होता है, दोनों की समान मान्यता होती है, इसलिए दोनों में द्वंद्व होता है और द्वंद्व समास कहलाता है। सीताराम, सीता और राम दोनों का द्वंद्व है, सीताराम के अंदर द्वंद्व समास है। आना और जाना दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, यदि एक शब्द निकाल दिया जाए तो दूसरे का मतलब नहीं है। हानि या लाभ, या तो हानि है या लाभ है, मतलब दोनों में से दोनों शब्दों का अलग अलग वजूद है। सिर दर्द, सिर दर्द का अलग अलग कोई वजूद नहीं है, सिर के साथ दर्द लगा होगा तभी उसका वजूद होगा, इसलिए इसके अंदर तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेल एक्सेस टूल बार कहाँ होती है? एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्क्रीन के ऊपरी भाग में। दोस्तों, एमएस एक्सेल यदि आपने खोला है तो स्क्रीन ऐसे होती है, उस स्क्रीन के ऊपर एक ऊपर टेबल होती है जिसके अंदर कुछ कॉलम बने होते हैं, यहाँ पे इस साइड में, उसमें सेव करने का, प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट का, अंडू का, री अंडू का, ऐसे शॉर्टकट आइकन दिए होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट वो ऑप्शन
क्रिएट हो जाता है। जैसे प्रिंट का ऑप्शन क्रिएट करना है तो प्रिंट का हो जाएगा डायरेक्ट। क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोला जाता है। यह स्क्रीन के ऊपरी तरफ और ऊपरी तरफ भी ऊपरी बाईं तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक उपकरण को जोड़ने हेतु प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? दो या दो से अधिक उपकरण को जोड़ने हेतु प्रयुक्त युक्ति होती है अडेप्टर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी में आरक्षित स्थान जहां कॉपी किया गया डाटा सुरक्षित रहता है। अपने कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, उसके बीच में जो समय अंतराल होता है उस समय जो डाटा जहाँ सुरक्षित रहते हैं उसको क्लिप बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कीबोर्ड एक यंत्र होता है, हार्डवेयर होता है। माउस भी एक यंत्र होता है, हार्डवेयर होता है। जॉयस्टिक भी एक गेम खेलने का हार्डवेयर या मॉनिटर होता है। प्रचालन तंत्र एक सिस्टम होता है जो कि कोई यंत्र या सामग्री नहीं है। सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का प्रास रेंज कितनी होती है? इसकी लंबाई प्रास या रेंज कितनी हो सकती है? तो इसकी होती है 64 बिट तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भौतिक भाग को स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर के किस भौतिक भाग को स्पर्श किया जा सकता है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी हार्डवेयर को इसमें स्पर्श किया जा सकता है। डाटा को स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, क्लिप बोर्ड ये सभी ब्रेन नहीं होते। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संगणन इकाई है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा संप्रेषण के लिए कौन सी डाटा संचार विधि होती है? तो दोस्तों, एक साइड में या तो अपने सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में जब बोल भी सकते हैं, दोनों साइड में सुन सकते हैं और दोनों वार्तालाप एक साथ हो सकते हैं, या डाटा का हस्तांतरण है जो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों हो सकता है एक साथ, तो उस कंडीशन को, उस डाटा संप्रेषण की संचार विधि को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फुल डुप्लेक्स होगी तभी। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक साइड में काम हो सकता है, या तो अपने सुन सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, या तो मैसेज रिसीव कर सकते हैं या मैसेज भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई थी। ऐसे डाटा और आंकड़े भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यह आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको स्पेशल अलग से नोट करके याद कीजिए। आपको ऐसे कुछ डाटा हैं जो आपको याद करने ही होंगे, इनका कोई और उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर की हब ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग कितनी मेगावाट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1,20,250 मेगावाट की क्षमता को अनुमानित क्षमता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम बजट में मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की चुनौतियों का राज्य द्वारा कुशल प्रबंधन किस मॉडल की चर्चा की है? बजट के अंदर किस मॉडल को उन्होंने चर्चा करते हुए चुनौतियों का राज्य द्वारा कुशल प्रबंधन के किस मॉडल की चर्चा की थी कि उस मॉडल के अनुसार राज्य ने प्रगति कोविड-19 के अंतर्गत हासिल की है? तो इसका अंदर ऑप्शन होगा डी रामगढ़ व भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की थी मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को उनकी उपज के विपणन व बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी किस जिले में स्थापित करने की घोषणा नवीनतम बजट में की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर के अंदर आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित करने की घोषणा नवीनतम बजट में की गई है। दोस्तों, आज के अपने 54 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो राजस्थान जीके के अलावा पार्ट है अपना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। यदि आपने मेरे पीछे के वीडियो सेशन नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है, उनको स्पेशल आप चेक करें। जितने भी मैंने वीडियो सेशन डाले हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप एक बार उनको अवश्य ज़रूर देखें। यह सभी क्वेश्चनों की उत्तरमाला मैंने सेट कर रखी है, जिनके कितने उत्तर किसके सही हो रहे हैं। आप इनको क्वेश्चन को नोट करके अलग से उत्तरमाला देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उनको अलग से रजिस्टर में नोट कर डेली अभ्यास करें, ताकि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूज़न न हो। दोस्तों, और भी मेरे इसके अलावा जो नोट्स चल रहे हैं उनको आप अवश्य देखें। राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित 2 टॉपिक डाले हैं, और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मैं बताना चाहूँगा तो 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने डालने स्टार्ट किए हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे।
क्योंकि उनको छठी क्लास से 10वीं क्लास तक की पुस्तकों से मैंने एकदम क्वेश्चनों को उठाया है। और जो भी बच्चे छठी क्लास से 10वीं क्लास तक अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा तक उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। उनको अभ्यास करना चाहिए, कॉपी में अलग से नोटिस करना चाहिए। दोस्तों, मेरा चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इन क्वेश्चनों की यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9667013474 पर आप मैसेज डालकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।